हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिलानी पॉइंट में। तो हम लोग आपको जो एनसीईआरटी नोट सीरीज प्रोवाइड कर रहे थे, उसी नोट सीरीज के सिलसिले में आज क्लास 7 के चैप्टर 3 को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत। वैसे तो दिल्ली सल्तनत का सारा लेक्चर वीडियो लेक्चर में क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का अलग प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। एटलीस्ट 2 घंटे का 8 वीडियो है, आप लोग उससे भी नोट बना सकते हैं। लेकिन जो क्लास 7 का जो एनसीईआरटी चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, उसका मेन नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स, उस पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत आप सब जानते हैं 1206 से, मतलब जब से सलेब डायनेस्टी शुरू हुई थी। सलेब डायनेस्टी शुरू होते ही दिल्ली सल्तनत तभी से शुरू हुई। लेकिन जैसे मुगल एम्पायर हुआ, मुगल एम्पायर अपना आक्रमण किए, उसके बाद 200 वर्ष तक वो लोग शासन किए, उसका अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो कह रहा है फर्स्ट पॉइंट देखिए, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तैमूर राजपूत। पहली बार दिल्ली कैपिटल किसके अंडर में बना था? तोमर राजपूत के अंडर में, जिनको बाद में हराया गया था किसके द्वारा? चौहान के द्वारा। कॉल्ड चन्नमाज, उसी को क्या कहा गया? चन्नमाज कहा गया। वो कहाँ से आए थे? अजमेर से। अजमेर आप जानते हैं दिल्ली की जस्ट नीचे, मतलब राजस्थान के क्षेत्र से आए थे। उसके बाद आके डिफीट किए तोमर राजपूत को। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का वो लोग भी, मतलब पहले तैमूर लोग थे, फिर तैमूर लोगों को हरा के चौहान से आए, फिर चौहान को हरा के कौन आएगा? पृथ्वीराज चौहान को हरा के जो आएगा मोहम्मद गोरी आएगा, फिर उसका स्लेब कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेब डायनेस्टी का ये करेगा। ठीक, देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट आप सबको पता है, ऑलरेडी पता है। स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। करीब 13th सेंचुरी में क्या हुआ था कि दिल्ली को कैपिटल के तौर पे देखा गया था, क्योंकि वहाँ से जो और सब एरिया पे कंट्रोल करना बहुत आसान था। उसके अगल बगल वाले क्षेत्र, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, उन सब क्षेत्रों पे मतलब कंट्रोल करना काफ़ी हद तक आसान था। इसीलिए दिल्ली को कैपिटल सिटी बनाया गया। बाद में कैपिटल सिटी चेंज भी होता है, बहुत अलग अलग जगह भी जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कब से कब तक गया था। ठीक, देखिए रूलर्स ऑफ दिल्ली का रूलर तोमर्स 12th सेंचुरी से लेकर 1165 तक। अब चौहान से आक्रमण किया 1165 से 1192 तक ही। पृथ्वीराज चौहान जिसमें लास्ट थे, पृथ्वीराज चौहान जो कि बैटल ऑफ तराइन, मैंने पढ़ाया आपको ऑलरेडी पहले कि बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ। पहली बार गोरी हार गए पृथ्वीराज चौहान से, दूसरी बार फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान को टपका डाला। ठीक, उसके बाद कौन आता है? पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के बाद गोरी अपना दामाद को यहीं छोड़ जाता है, उसी स्लेब डायनेस्टी बनता है, क्योंकि वो गुलाम रहता है। 1206 से 1290 तक स्लेब डायनेस्टी, फिर खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, आप लोग किताब में जब सारणी देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं। पहले सैयद डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, ऐसे ऐसे करके आपके दिमाग में रहेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग फाइंडिंग। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सल्तनत। हम लोगों को जो जानकारी मिलती है, या हम लोग कैसे जाने दिल्ली सल्तनत के बारे में? अरे भाई, कोई सोर्स होना चाहिए ना। जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो मेरा सोर्स क्या है भाई? किताब है, बुक से पढ़ के ही तो हम बता रहे हैं आपको। तो मेरे पास कोई सोर्स आया तभी तो हम बता रहे हैं। अगर मेरे पास सोर्स ही नहीं रहता तो हम बताते कैसे? तो आखिर हिस्टेरियंस के पास क्या सोर्स मिला? देखिए, हिस्टेरियन उसको कहते हैं जो अभी का हिस्ट्री को लिखा है, पहले जो लिखते थे उसको कहते थे। ठीक, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, इसका पहला अगर पॉइंट देखें क्या करें, इंस्क्रिप्शंस क्वाइंस आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, जो इंस्क्रिप्शन उन लोगों ने छोड़ के गए, चाहे मंदिर मस्जिद इन सब जगहों में। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो क्वाइंस है, जो आर्किटेक्चर जो उन लोगों ने बनवाया है, बड़े बड़े भव्य किले, सब उन सब से क्या मिलता है? लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक, फर्दर द वैल्यू सोर्स अगर देखें तो इन सब को छोड़ के अगर देखें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल सोर्स है। अगर हिस्ट्री का देखें, हिस्ट्रीज को तारीख कहते थे पहले, सिंगुलर वर्ड है ये, उर्दू का अरबिक वर्ड है, पर्शियन वर्ड, सॉरी, तारीख उसको प्लूरल में कहते हैं। रिटर्न इन पर्शियन में लिखा जाता था तारीख को, पर्शियन लैंग्वेज में। इस एडमिनिस्ट्रेशन अंदर दिल्ली रूल, तभी जो दिल्ली रूल होता था दिल्ली में, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन के बारे में पूरी तरह से डिटेल से तारीख में लिखा गया। ठीक, उसका थर्ड पॉइंट देखिए, आखिर तारीख के लेखक कौन होते थे? द ऑथर ऑफ तारीख वेयर लर्नड मैन, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा सीखे होते थे, जानकार लोग होते थे, वो लोग होते थे। चाहे उसका सेक्रेटरिएट हो, सेक्रेटरिएट तो आप लोग समझते हैं, जैसे कि अभी भारत में मतलब सेक्रेटरिएट कितना सारा है, जितना भूतपूर्व IAS ऑफिसर रहते सारे कब जाते हैं? सेक्रेटरिएट, सचिवालय में पहुँच जाते हैं। सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कवि, उस वक्त के तारीख के बारे में कह रहा, तारीख लिखते कौन लोग थे? या फिर कोटियर्स मतलब जो लोग उसके कोर्ट में रहते थे, हु अबाउट रिकॉर्डिंग इवेंट्स एंड एडवाइस रूरल गवर्नेंस एंड एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। क्या कह रहा है कि ये लोग मतलब उन सब मेन इवेंट्स को लिखते थे। उसके बाद रूलर जो एडवाइस करता था उनको लिखते थे, और ख़ास तौर पे उस बात पे ज़्यादा गौर फिक्र किया जाता था, मतलब रूल पे, मतलब उसका जो शासन था उस पर ज़्यादा गौर फिक्र किया जाता था। ठीक, उसके बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। ठीक, देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टार पॉइंट की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें, फ्रॉम ग्रीस एंड टर्न टू एम्पायर,
कह रहा है फ्रॉम ग्रीसन टाउन टू एम्पायर। ग्रीसन टाउन पहले समझिए, ग्रीसन टाउन उसको कहते हैं दोस्तों, जैसे ये मान के चलिए ये राजा का किला है, ठीक, राजा का किला है। राजा ने क्या किया, किला को चारों तरफ से किलाबंदी किया, मतलब फोर्टिफिकेशन किया। फोर्टिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे किसको बसाया, चारों तरफ अपने सोल्जर्स को बसाया, सोल्जर्स को बसाएगा, तो इसी को ग्रीसन टाउन कहते हैं। ग्रीसन टाउन मतलब चारों तरफ से फोर्टिफाइड किला विथ सेटलमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के सेटलमेंट के साथ एक किला बनाया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीसन टाउन बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद हिंटरलैंड इसी में आएगा, तो हिंटरलैंड में भी समझा देंगे, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन 13th century द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत रियरली वेंट बियॉन्ड द हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय द ग्रीसन्स। 13th century में वो लोग उन क्षेत्रों पे कंट्रोल करते थे जहाँ पे चारों तरफ से फोर्टिफाइड हो, ऐसा किला हो, ताकि वहाँ पे वो लोग सही से रह सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, जिन जिन क्षेत्रों को ऑक्युपाइड किया उसी को ग्रीसन टाउन कहते हैं। दिल्ली सल्तनत अथॉरिटी वाज चैलेंज्ड बाय मंगोल्स एंड गवर्नर्स हु आर रिबेल एट एनी साइन ऑफ दिल्ली सल्तनत वीकनेस। मतलब दिल्ली सल्तनत को हमेशा चुनौती मिलती रहती थी मंगोल्स की, अलग अलग गवर्नर्स का जो उनके खिलाफ लड़ाई करते थे, उन सबसे चुनौती मिलते रहता था, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, तो क्या द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस अंडर द बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन गयासुद्दीन बलबन के बारे में कह रहा है, राजा सुल्तान के बाद उसके बाद बलबन जो बनता है, बलबन सलेब डायनेस्टी से, फिर अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी से, फिर तुगलक वंश से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कह रहा है। ये तीनों एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंस किया था, मतलब बढ़ाया था। पहले अगर मान के चलिए वो लोग यहीं शासन कर रहे थे, ये लोग बढ़ाया था। अलाउद्दीन खिलजी तो और भयंकर बढ़ाया था भाई, ये वाला अगर साउथ इंडिया को देखें तो साउथ इंडिया को पूरी तरह से कब्जा करके ले गए, मतलब अपने अंडर में कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी। वो मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लेक्चर वीडियो में ठीक से पढ़ाया, ठीक। तो आप लोग इतना समझते हैं। एक चीज़ इसमें छूट गया दोस्तों, तो वो हिंटरलैंड के बारे में, ग्रीसन टाउन में हिंटरलैंड आता है। मान के चलिए ये ग्रीसन टाउन है, चारों तरफ से फोर्टिफाइड है, इसका ये क्षेत्र जहाँ पे कि ये राजा का कब्जा नहीं है ये क्षेत्र में, तो इसी को इसके लिए क्या हो गया, ये एक हिंटरलैंड हो गया। ये फोर्टिफाइड किला है, बस ये उसके कब्जे में नहीं है। यहाँ अलग अलग राजा, अलग अलग गवर्नर है, उन्हीं लोगों के द्वारा कह रहा है चुनौती मिल रही थी, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। समझिए इस बात को। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, टू हैव अ रिलायबल गवर्नर, एक भरोसेमंद अगर गवर्नर की ज़रूरत होती थी। अब मान के चलिए आप अगर यहाँ पे शासन कर रहे हैं, ये रहा दिल्ली, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये रहा सिंध पाकिस्तान में है। उसके बाद इधर देखेंगे बंगाल। अगर अलग अलग जगह क्षेत्र है तो अलग अलग आदमी होना चाहिए ना भाई शासन करने के लिए। अकेला आदमी यहाँ पे भी रहेगा, अकेला आदमी यहाँ पे भी रहेगा, अकेला आदमी यहाँ पे, तभी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर वैसा कुछ नहीं था। तो उसको एक क्या कह रहा है, रिलायबल, मतलब एक भरोसेमंद गवर्नर की आवश्यकता थी। एक ऐसा गवर्नर जो कि उसका भरोसा जीत सके, मतलब उसको भरोसा हो उस पर कि हाँ भाई ये बंदा काम कर सकता है, ठीक। तो कह रहा है कि एक रिलायबल गवर्नर की जरूरत होती थी अर्ली दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश फेवर दियर स्पेशल स्लैब्स पर्पस फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगान इन पर्सी। मैंने कहा था कि इल्तुतमिश ने एक सिस्टम बनाया था दीवाने बंदगान, ठीक। उसमें क्या था कि वो सिर्फ मिलिट्री सबके लिए बनाया था। तो इसमें क्या कहा कि खास तौर पे उन लोगों को रिलायबल, मतलब भरोसेमंद गवर्नर मानते थे दिल्ली सल्तनत में सब कोई, लेकिन खास तौर पे इल्तुतमिश ने ज़्यादा भरोसा जताया किस पे, स्लैब्स पे, गुलाम पे। ऐसे तो स्लैब डायनेस्टी में सबने गुलाम पे ही भरोसा जताया था, मतलब उनको अलग अलग जगह का गवर्नर बना देते थे, अलग अलग जगह एडमिनिस्ट्रेटर बना देते थे, ठीक है, ताकि शासन ठीक से संभाला जा सके, ठीक। उसका सेकंड वाला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द खिलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू द बंदगान एंड आल्सो राइज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। मतलब इन दोनों ने भी, खिलजी ने भी और तुगलक ने, ये दोनों ने भी वही बंदगान सिस्टम को कंटिन्यू किया। इसका मतलब स्लैब्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, इन लोगों को अलग अलग गवर्नर बनाया, इन लोगों को बेस्ट पोजीशन दी। वेयर देयर क्लाइंट, अगर उनका जो क्लाइंट होता था हाई पोजीशन में, लाइक गवर्नर, जनरल्स, अलग अलग जगह पे उन लोगों ने भी शिफ्ट किया, अपना क्लाइंट बनवाया स्लैब्स को। स्लैब्स पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता था, क्योंकि स्लैब्स को खरीदा जाता था। जो खरीदा हुआ बंदा होता है, जो गुलाम होता है, वो आप ही का बात मानता है, तो जब राजा का ही बात मानता था, राजा को ज़्यादा भरोसा रहता था उस पर, तो उसी को वो लोग गवर्नर बना देते थे। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, खिलजी एंड तुगलक अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज ए गवर्नर ऑफ द टेरिटरी ऑफ वेरियंग साइजेस। मतलब अलग अलग क्षेत्र पे, खासतौर पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कह रहा है और तुगलक के बारे में कह रहा है। मान के चलिए यहाँ तुगलक है और सब क्षेत्र है और सब क्षेत्र है, इधर क्या करते थे, कमांडर सबको बना देते थे। ये खुद कहाँ रहते थे, किसी एक जगह पे रहते थे, जरूरत पड़ती थी तो ये भी जाता था, लेकिन कहीं अलग अलग जगह का गवर्नर अपने कमांडर सबको गवर्नर का पद दे देता था, गवर्नर का ये संभालते थे, भार संभालते थे। दिस लैंड्स आर कॉल्ड इक्ता। अच्छा देखिए, मान के चलिए ये मेरा किला है, राजा अभी हम हैं अलाउद्दीन खिलजी, बस समझिएगा भाई साहब गलती से भी। मान के चलिए हमने क्या किया, ये पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया,
क्षेत्र में कब्जा किया। मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, कुछ समानता होते थे, ये समानता है, ये समानताज है, ये समानताज है, ये समानताज है। मैंने क्या किया, सारा समानताज को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद मैंने क्या किया, उस क्षेत्र को जरा सा ये समझिए, ये ज़मीन दे दिया किसी एक कमांडर को, ये ज़मीन दे दिया किसी और कमांडर को, ये दे दिया किसी और कमांडर को। जब सभी कमांडर के पास ज़मीन चला गया तो इसी को क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। अब जो जिसको मैंने ये ज़मीन दिया, मतलब राजा जिसको ज़मीन देता था वही इक्तादार कहलाता था। समझे इस बात को, उसी को इक्तादार कहते थे या मुक्ति कहते थे। उनका ये ड्यूटी होता था, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिस वाज लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ ऑर्डर इन देयर एक्टास। उसके जो क्षेत्र होते थे ना, इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिसको दे दिया, मान के चलिए यहाँ किसी और गवर्नर को दे, यहाँ किसी और, उसको उस क्षेत्र का मिलिट्री मेंटेनेंस करना पड़ता था। उसके बाद जो मतलब मिलिट्री कैंपेनिंग भी करना पड़ता था और सारे नियम कायदे कानून का मेंटेनेंस करवाना पड़ता था उस क्षेत्र का। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम देखें तो देश में कोई एक आदमी पूरे देश को नहीं चला पाता है। वो क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग स्टेट बना दिया, 28 राज्य बना दिया भारत में। उसके बाद सभी जगह का अलग अलग क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद उसके अंडर में भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, हर एक जिला में अलग अलग एसपीडीएम है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स को संभालते हैं। उसी तरह से क्या करता था, ये अलग अलग क्षेत्र दे दिया था राजा। आप अकेले है कोई किला में, यहाँ दे दिया एक कमांडर को, यहाँ एक कमांडर को, उसी को इक्तादारी सिस्टम कह दिया गया। ठीक, तो अब देखिए क्या कर रहा है, मिलिट्री कंपनी ये सब सारा चीज़ वही इक्तादारी यानी मुक्ति संभाल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन रिटर्न मुक्ति कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट सैलरी एज ए सैलरी एंड आल्सो पेड देयर पेड सोल्जर्स फॉर देयर फ्रॉम दिस रेवेन्यू। जो जब मान के चलिए ये क्षेत्र मिल गया किसी कमांडर को, उसको कहा कि यहाँ पे तुम मिलिट्री मेंटेनेंस करो। उसके बाद नियम कायदे कानून को भी लागू किए हुए रखो। उसके बाद ये इजाज़त दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, उस एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। उन्हीं रेवेन्यू से आप क्या करेंगे कि सारे के सारे जितने भी और सब कमांडर्स हैं उन सबको क्या करेंगे, सैलरी पेड करेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, 6th पॉइंट में, अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक अकाउंटेंट्स वेर अपॉइंटेड टू द चेक द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड बाय द मुक्तिस। मतलब खासतौर पे खिलजी और तुगलक के वक्त में, अभी देखते हैं मान के चलिए कि राज्य में जो स्टेट के हर स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर है, उसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक गवर्नर को अपॉइंट कर देती है। गवर्नर सिर्फ ये देखता है कि सही मायने में काम ठीक ठाक से कर रहा है कि नहीं, पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो वो किसको फिर इन्फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है भाई। उसी तरह क्या हुआ था, अलाउद्दीन और तुगलक के वक्त में वो लोग एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करते थे ये चेक करने के लिए कि मुक्ति सब जो है, मतलब मुक्ति मतलब इक्तादारी सिस्टम के तहत, तो वो जो इक्तादार सा है वो ज़रूरत से ज़्यादा कहीं टैक्स जमा तो नहीं कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स तो नहीं रख रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर सोल्जर्स रखेगा तो आज नहीं तो कल किसके खिलाफ लड़ाई छेड़ देगा, वही राजा के खिलाफ छेड़ देगा। मतलब सैनिक इसलिए पलवाता था भाई, ये सैनिक को इसलिए तैयार करवाता था, जब बाहर कहीं लड़ना होता था तो वो सारे के सारे सैनिक लड़ने के लिए जाते थे, मतलब राजा की तरफ से। ठीक, अब देखिए 7th पॉइंट करा, एस दिल्ली सल्तनत ब्राउड हिंटरलैंड। जैसे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने जाना, ये दिल्ली सल्तनत है, इन्होंने अपने हिंटरलैंड ये वाला अगल बगल वाला क्षेत्र को कब्जा किया, ऑफ देयर सिटीज अंडर देयर कंट्रोल। उसके बाद सारे के सारे शहर को क्या किया, अपने कंट्रोल में कर लिया। दे फोर्स द समानतास एंड रिच लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। उसके बाद यहाँ पे जो समानतास होते थे, मान के चलिए कि ये दिल्ली सल्तनत है, ठीक, दिल्ली सल्तनत के अगल बगल वाला क्षेत्र ये दिल्ली सल्तनत है, इसका अगल बगल वाला क्षेत्र, यहाँ पे आखिर समानतास होती थी। इन सबको फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ता था, उसका अथॉरिटी, उसका नियम को मानना ही पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी का इन सब का भी नियम, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक, ये तो जरूरत से ज़्यादा ये लोग खतरनाक था भाई। ठीक, समानतास और रिच अमीर लैंडलॉर्ड को उसके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता था। 6th में द अटैक ऑफ मंगोल्स जंगेज खान, मंगोल्स की तरफ से यानी चंगेज खान की तरफ से खिलजी और तुगलक को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया गया भाई, इतना दबाया गया जिसका कोई जवाब नहीं। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, मतलब अधिक मात्रा में दिल्ली में वो लोग आर्मी रखते थे। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बताया, अलाउद्दीन खिलजी का 4 मेन सैनिक होता है, जिसमें जाफर कुली खान वो मर जाते हैं बेचारे मंगोल से लड़ाई करते करते। ठीक, तो उसके समय में बहुत ज़्यादा मंगोल का आक्रमण हुआ था उन दोनों के समय में, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। वाकई में क्या लड़ाई हुआ था भाई, भयंकर लड़ाई हुआ था। देखिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट का रहा सल्तनत इन 15th and 16th सेंचुरी। 15 और 16th सेंचुरी में सल्तनत किस टाइप की थी, क्या था, उसी चीज़ के बारे में। ठीक, देखिए फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, तुगलक एंड सैयद लोदी डायनेस्टी रूल्ड इन दिल्ली एंड आगरा टिल 1526। तुगलक, सैयद, लोदी डायनेस्टी ये लोग रूल किए थे दिल्ली में, और कुछ वक्त आगरा में भी इन लोगों का कैपिटल गया था। ठीक, बाय देन जौनपुर, उसके बाद जौनपुर देखें, बंगाल गया, फिर मालवा, गुजरात, राजस्थान, इन सब इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। लेकिन अगर ये सब क्षेत्र में देखें, खासतौर पे साउथ इंडिया ये सब क्षेत्र की बात करें, इंडिपेंडेंट रूलर होते थे, आज़ाद रूलर। वो इस्टेब्लिश स्टेट प्रीशियस कैपिटल, अपना स्टेट मतलब अपना राज्य खुद स्थापित करते थे, अपना कैपिटल खुद बनाते थे।
उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, न्यू रूलिंग डायनेस्टी लाइक अफगान्स राजपूत आल्सो अरोज ड्यूरिंग द पीरियड। इसी पीरियड में अफगान्स राजपूत ये लोग नए नए डायनेस्टी अरोज हुए, पनपे, पैदा हुए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, 1526 में, लेकिन 1556 मुगल्स ने अपना एम्पायर खड़ा किया। किसको हरा के आप सब जानते हैं, लास्ट में इब्राहिम लोदी को हराएगा, भरपूर टांग पीट पाट के वही खत्म कर गया, बाबर आके आक्रमण करके 1526 में अपना मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करेगा थ्रू अ ब्रीफ पीरियड, बस छोटे अंतराल के लिए। फिर हुमायूं को हरा के कौन आएगा, सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी, उसका 1540 से 1555 तक रहेगा। लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना बेहतरीन रहेगा, इसको क्या कहा जाएगा, बिकमिंग द रोल मॉडल ऑफ अकबर। अकबर का रोल मॉडल किसको कहा जाता था, सूरी वंश, शेरशाह सूरी को। ठीक, मुगल एम्पायर के अकबर बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन इसी का रोल मॉडल किसको कहा जाता है, शेरशाह सूरी को। ठीक, तो दोस्तों ये नोट सीरीज था, तो आप लोग नोट कंप्लीट कीजिए, फिर अभी सॉल्यूशन के पार्ट में भी चलते हैं। ठीक, तब तक आप लोग जल्दी नोट कंप्लीट कर लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम सॉल्यूशन के पार्ट को देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन का, लेट्स रिकॉल में विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश हिज कैपिटल इन दिल्ली। कौन सा ऐसा रूलर था जिसने दिल्ली में कैपिटल स्थापित किया था, अंगालापाला तोमर राजपूत का। ठीक, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया। ठीक, अब उसके बाद देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन का, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो चला था पूरी की पूरी, उस वक्त सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया था, पर्शियन लैंग्वेज, आप सब जानते हैं। उसका थर्ड वाला, इन हुज रीजन सल्तनत रीच इट्स फार्टेस्ट एक्सटेंट। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दूर तक, मतलब मान के चलिए ये दिल्ली है, दिल्ली से लेके इधर पाकिस्तान के लास्ट तक, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, सारा जगह, मतलब किसके समय में सबसे ज़्यादा रूल एक्सटेंड किया था, सबसे ज़्यादा फैला था। सब जानता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ना, मोहम्मद तुगलक के समय में काफ़ी रूल एक्सटेंड किया था भाई। उसके क्या बोलते हैं, अलादीन खिलजी के समय में भी किया था, लेकिन इसके समय में बहुत ज़्यादा किया था। फ्रॉम विच कंट्री डिड बतूता ट्रेवल टू इंडिया। इब्न बतूता किस कंट्री से आए थे, जो सब जानता है मोरक्को से आया था। ये आप कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन के, अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस। याद कीजिए एक ऐसा सारणी था रेड पॉइंट वाला, जिसमें ये कहा था कि राजा किसके बिना नहीं है, मिलिट्री के बिना, मिलिट्री किसके बिना नहीं है, मतलब अपना सैलरी के बिना नहीं है। तो फिर सैलरी कहाँ से आता है भाई, पिजेंट तक तब टैक्स देगा तभी सैलरी आएगा। तो पिजेंट तब टैक्स देगा जब वो खुश रहेगा, खुश कौन कर सकता है, राजा कर सकता है। मतलब वो एक साइकिल थी, उसी के तहत ये सिलसिला चल रहा था। तो वही कह रहा है कि उसके तहत वाई इंपोर्टेंट मिलिट्री कमांडर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पिजेंट्स इन माइंड। क्यों मिलिट्री को रखने के लिए पिजेंट का, मतलब किसानों का इंटरेस्ट को दिमाग में रखना जरूरी था राजा के लिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू द सर्कल जस्टिस इंपोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप इंटरेस्ट ऑफ द पिजेंट्स इन माइंड, बिकॉज क्योंकि एक राजा सर्वाइव नहीं कर सकते सोल्जर से के बिना, एक सोल्जर सर्वाइव नहीं कर सकता है विदाउट सैलरी से, अपना सैलरी के बिना। सैलरी ऑफ द सोल्जर्स केम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पिजेंट्स। जो किसान करते हैं, किसान खेती बाड़ी करते हैं, उसी से क्या आता है, रेवेन्यू आता है। बट पिजेंट कैन पे रेवेन्यू व्हेन दे आर पर्पजली हैप्पी। जब वो लोग खुश रहेंगे, खुश कौन कर सकता है, राजा कर सकता है। सब क्या है, घुमा फिरा के। तो यही है सर्कल ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय का एक सर्कल। ठीक, इसीलिए ये बात कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्लास मतलब 6 नंबर का, व्हाट इट मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स इन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का इंटीरियर और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या था। इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग हिंटरलैंड। इंटीरियर किसको कहते थे, हिंटरलैंड ऑफ द ग्रीसन टाउन, गंगा यमुना द्वाब, उस क्षेत्र को इंटीरियर कहा गया। एक्सटर्नल फ्रंटियर उसको कहा इंक्लूडिंग अनकॉन्टिन्यूटेड एरिया साउथर्न इंडिया इज अवे फ्रॉम दिल्ली। हिंटरलैंड उसको कहा गया, मान के चलिए ये रहा अपना इंडिया। भाई ये बन नहीं रहा है, मान के चलिए ये दिल्ली, सॉरी ठीक ठाक नहीं बन रहा है। ठीक, मान के चलिए यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन उसके अगल बगल में यमुना द्वाब ये सब क्षेत्र को आराम से कब्जा किया। तो ये तो उसका क्या था, हिंटरलैंड था, क्योंकि इसको ग्रीसन कहते थे। तो हिंटरलैंड में कब्जा करना बहुत आसानी हो गया था। वही कह रहा है इंटीरियर क्या इंटरनल फ्रंटियर उसी को कहते हैं, इंक्लूडिंग टू हिंटरलैंड और ग्रीसन, ये सब मिलके क्या हो गया, इंटरनल फ्रंटियर्स। लेकिन एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या हो गया, खासतौर पे साउथ इंडिया के बारे में कह रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ ही पॉइंट लिखेंगे। क्या व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द मुक्तिस परफॉर्म देयर ड्यूटीज। क्या क्या स्टेप्स लिए गए राजा के द्वारा कि मुक्तिस अपना जो उसका काम है वो परफॉर्म करे ठीक ठाक से। व्हाट डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफीट द ऑर्डर ऑफ सुल्तान। क्या वो लोग सुल्तान के ऑर्डर्स को नहीं मानते थे या उसमें कुछ कमियां रह जाती थी। देखिए स्टेप टेकन टू इंश्योर द मुक्तिस परफॉर्म डैश 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 आर एज फॉलोइंग, समझिए।
तो अगर हम लोग देखें सारा का सारा, उसमें पहला क्या कह रहा है, द ड्यूटीज ऑफ द मुक्तिस वाज टू बी लीड मिलिट्री कंपनी, उनका ड्यूटी ये था कि मिलिट्री कंपनी को संभाले, उसके बाद मेंटेन लॉ इन ऑर्डर टू देयर एकताज, अपना एकता का मेंटेन करके चले, वहाँ का कानून नियम कायदा कानून को, ठीक। देयर ऑफिसेस वाज मेड नॉट इनहेरिटेबल, उनका जो ऑफिसेस होता था वो रहने योग्य नहीं बना देता था, कि मतलब आप परमानेंटली रहेंगे, आपका ट्रांसफ़र होता था, मतलब उनका ट्रांसफ़र होता था मुक्तिस का, कभी ये क्षेत्र कभी ये वो क्षेत्र, ऐसा नहीं था कि उसका परमानेंटली रहेगा उसके बाद उसका बेटा बनेगा हो। ऐसे भी वो मुक्तिस किसको बनाता था, स्लेब्स को मिलिट्री बनाता था, मिलिट्री कमांडर बनाता था, उसके बाद उसी को आगे चल के मुक्तिस बनाता था। दे वेर असाइंड एकता फॉर ए शॉर्ट पीरियड टाइम, उन लोगों को कुछ ही समय के लिए रखा जाता था एकता बना के, उसके बाद कहीं और शिफ्ट करता था या उसको हटा दिया जाता था। फोर्थ कह रहा है अकाउंटेंट वेर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड, एक अकाउंटेंट को रखता था ताकि वो चेक कर सके, ठीक। बाकी ये सब आप मत लिखिएगा, आप लिख सकते हैं लिखने की इच्छा हो तो, लेकिन स्कूल के बच्चे यहीं तक लिखेंगे भाई, 4 पॉइंट काफ़ी है आपके लिए। तो दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेंशन ऑन दिल्ली सल्तनत, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था मंगोल का दिल्ली सल्तनत पे, ठीक। उसको जो आक्रमण कर रहे थे। द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल्स इन दिल्ली सल्तनत, द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी खड़ा करके रखना पड़ता था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के बारे में कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गिरिसन टाउन नेम्ड सीरी, एक नया गिरिसन टाउन बनाया था, उसका नाम क्या रखा गया था, सीरी रखा गया था। British soldier while मोहम्मद तुगलक एक्सपेक्टेड रिसाइडेड द सोल्जर्स गिरिसन देयर, सबने अपने बचाव के लिए गिरिसन टाउन को ठीक ठाक से बनाया था भाई। टू फीड द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हर्ष टैक्सेस इम्पोज ऑन पीजेंट्स, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में खिलाना पड़ता था सोल्जर को, जब मंगोल से आक्रमण होता था तो अधिक से अधिक टैक्स क्या इम्पोज किया जाता था, थोप दिया जाता था पीजेंट्स पे। दे स्टार्टेड पेइंग सोल्जर्स कैश रेदर देन एकता के बाद एकता से पहले मतलब वो लोग ज़मीन देते थे, उसके बाद अब क्या देने लगे, कैश देने लगे। उसके बाद ये वाला 5th पॉइंट करा था, मेजर पोज ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज, इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लेट्स डिस्कस में। लेट्स डिस्कस को तो ऐसे भी नहीं करते हैं, इसको करने की इच्छा हो आराम से कर लीजिएगा, ठीक, रोक के वीडियो, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहें। चलिए तब तक आप लोग नोट कंप्लीट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।